जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय टीवी के इस खास ओलंपिक स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और इसमें हम बताएंगे आपको कि जो टोक्यो 2020 जो ओलंपिक्स रहा, ये भारत के लिए कैसा रहा, इसमें जो भारतीय खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने सवाल पूछें या आप भी अपने सुझाव रखें, हमारे खिलाड़ियों को आप शुभकामनाएं दीजिए। तो ये हम चाहते हैं आपसे। और एक एक जो पहलू भारत के हिसाब से रहा इस ओलंपिक्स में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको जैसे पता है कि भारत टीवी हमने हर रोज़ इसका कम से कम 1 घंटे का कवरेज दिया। ओलंपिक स्पेशल जो हमारा कार्यक्रम था, हमने बताया कि आज हमारे खिलाड़ियों का कौन सा गेम है, आज कैसा प्रदर्शन रहा, क्या कमियां रहीं, और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो उसकी सराहना हमने करी, जो अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया, और जो कुछ कमियां रही हमने आपको वो बताई। तो भारत टीवी शुरू से इस मुहिम से जुड़ा है। हम चाहते हैं देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले। अब चाहे वो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक्स है जो फ्रांस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में जो यूएस में जो ओलंपिक्स होगा, और जो 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स होगा। तो अभी से तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो खिलाड़ी हो तो आपके पास बहुत कम समय रह गया। जो पेरिस ओलंपिक्स केवल 3 साल में आने वाला है, और ऐसी जो स्पॉन्सर हैं, सपोर्टर हैं, आप सामने आइए और फिर आप देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन होगा। तो हमें मेडल की जो टैली है, भारत के जो मेडल्स हैं वो बढ़ाने हैं, ये हमारी मुहिम है। इसलिए हम स्पोर्ट्स का अपडेट आपको देते रहेंगे, और जो कमियां हैं सिस्टम में हम आपको वो भी बताएंगे। तो इस बार का जो ओलंपिक रहा, 7 मेडल हमने जीते। आज तक का ये हाईएस्ट हमने जो मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा जो आज तक किसी भी ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं, वो इस बार हुआ 2020 का जो ये ओलंपिक्स था। और इससे पहले हमने 6 मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जीते थे। उसके अलावा जो 121 साल का इतिहास है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बता दूं कि 1896 में शुरू हुए थे ओलंपिक्स, और 1900 से हमने स्टार्ट करा था ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना। हालांकि उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार थी तो वहाँ उसके अधिकारी जाते थे शुरू में वो, और फिर अभी तक उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए हुए हमें 121 साल हो गए। तो 121 साल में इस बार हमें 7 मेडल मिले हैं। बहुत तारीफ की बात है कि बड़ा अच्छा लगता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जैसे दूसरे कंट्री से आप तुलना करेंगे, जैसे यूएस को 108 मेडल मिले हैं, 39 गोल्ड हैं, चाइना को 38 गोल्ड मिले हैं, जापान को शायद 25 गोल्ड मिले हैं, तो उनसे भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो हमारी मुहिम ये है कि यहाँ हमें ख़त्म नहीं करना। इस बार जो 7 मेडल मिले, बहुत अच्छी बात है। अगली बारी हमें इनसे दुगने या तिगने मेडल हमें चाहिए। अमित बंसल जी का नमस्कार, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता है बंसल जी। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब की बार 30 पार। तो इनको बहुत ही इन्होंने अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं कि जो 2024 का पेरिस जो फ्रांस में ओलंपिक्स होगा, कम से कम 30 मेडल हमें चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी सराहना करता हूँ, और मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ बंसल जी कि आप भी जो आपकी सामाजिक संस्था है उसके थ्रू खिलाड़ियों को आगे लेके आइए, और जो खिलाड़ी सक्षम नहीं है उनको फैसिलिटीज़ दीजिए आप सब मिलके, ताकि जो डिजर्विंग खिलाड़ी है वो आगे आए और देश के लिए मेडल लेके आए। दिल मांगे मोर, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 7 हालांकि हमारे पास मेडल आए हैं, आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन ये दिल मांगे मोर, तो उसी की तैयारी है। और भारत टीवी पे हम आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में हम चर्चाएं करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कमियां कहाँ रही। कि मेडल 7 तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टैली को हमें बढ़ाना है। हमें इसको दुगना तिगना, जैसे बंसल जी कह रहे हैं कि 30 के करीब पहुंच जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं पहुंचेगा, तैयारियां आज से शुरू करनी पड़ेंगी आपको। 3 साल रह गए हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और उसके बाद फिर लॉस एंजलिस में अमेरिका में है 2028 में, ब्रिस्बेन में है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो खिलाड़ी हैं, जो जिस एज ग्रुप के हैं, बच्चों तैयारियां शुरू कर दो, बहुत कम समय रह गया है। जो छोटे बच्चे हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं कि 2032 का ओलंपिक्स आएगा, और जो मिडिल एज के हैं, करिए आप ये लगा लीजिए कि 2028 का ओलंपिक्स आपके लिए है जो लॉस एंजलिस यूएस में होगा। और आने वाला जो भी खिलाड़ी तैयार है हमारे पास, उनको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप अपने सवाल ऐसे रख सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं, और हम आप ये बताइए, हमारे खिलाड़ियों को आप शुभकामनाएं दीजिए। बहुत ही मेहनत करी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। साथ में अपने सुझाव भी दीजिए कि और कैसे इसको इम्प्रूव
2016 2012 में जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे 6 मेडल आए थे, तो 2016 में हमारे 6 से 2 हो गए थे। अब हम 2 से 7 आए हैं। तो इस बार अब हमें नीचे नहीं जाना, अब हमें ऊपर ही जाना है। इससे 7 मेडल आए हैं, अगली बारी इसको दुगने तिगने मेडल के लिए ट्राई करेंगे और उससे अगली बारी उससे आगे बढ़ेंगे हम। तो ऐसे हमें एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसमें सरकारों को भी शामिल होना पड़ेगा और लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी उसमें लेके आना पड़ेगा। तो इस एक ऐसे सिस्टम की हम बात करते हैं। और जिन खिलाड़ी को मेडल मिले इस बार 7 मेडल आए हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो कहते हैं, उसमें गोल्ड लेके आए हैं। और मीराबाई चानू, ये जो वेट लिफ्टिंग में इनको गोल्ड, इनको सिल्वर मेडल मिला है मीराबाई चानू को। रवि कुमार दहिया कुश्ती में सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और हॉकी की टीम, ये जो मेंस हॉकी की टीम है, जो पुरुष हॉकी टीम है, वो कांस्य पदक लेके आई है। पीवी संधू को भी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है बैडमिंटन में। लवलीना बोरगोहेन, भारत की बेटी, बॉक्सिंग में पदक लेके आई है, ब्रॉन्ज मेडल। और बजरंग पुनिया, भारत के स्टार खिलाड़ी, वो भी कुश्ती में ब्रॉन्ज लेके आए हैं। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इनकी जितनी तारीफ की आप करी जाए कम है, इतना शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों ने किया। आप सबने देखा होगा भी, आप भी टीवी पे इनका स्वागत जो किया जा रहा है, एयरपोर्ट पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये जश्न होता है, ये एक जो मोमेंट होता है जिसके लिए एक खिलाड़ी जीता है, जिसके लिए एक भारतीय जीता है, एक देशभक्त जीता है कि भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो ये वो मोमेंट होता है। और अभी अशोका होटल में इनका स्वागत किया गया। जो राजनेता है उन्होंने इनका स्वागत किया गया। तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो आए, अनुराग ठाकुर आपने देखा होगा, किरण रिजिजू जिन्होंने बड़ी मेहनत करी थी वो भी आए हैं। और सभी जो खिलाड़ियों का, हॉकी टीम का और नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, सभी का अच्छा स्वागत किया गया, सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। और जो महिला हॉकी टीम है, जो ब्रॉन्ज की मेडल में एक गोल से रह गई हमारी महिलाओं की टीम, उनका भी स्वागत किया गया, जो बहुत ही सराहनीय है। नहीं तो हम भूल जाते हैं अक्सर, जो खिलाड़ी मेडल नहीं लेके आते उसको भूल जाते हैं, लेकिन आप उनका स्वागत कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। और 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 15 अगस्त में जो भाषण देते हैं लाल किले से, तो उस पर भी, वहाँ पे भी इनको आमंत्रित किया है, जो हमारे जो खिलाड़ियों को, और वहाँ भी इनका सम्मान किया जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है। और बंसल जी कह रहे हैं कि वी नीड टू लर्न हाउ टू बी मेंटली टफ। ये इन्होंने अच्छी बात रखी है कि जो दिमाग का खेल है सर, ये आप स्किल्स तो आपके पास हैं, आपने उस पर अमल भी किया, लेकिन दिमाग से खेले जाते हैं गेम ये। तो आपको मेंटली भी उतना टफ होना पड़ेगा जितना फिजिकली है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मेंटली टफनेस कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है सर, सिर्फ मेंटल टफनेस का खेल है। मेहनत तो हर एक खिलाड़ी करता है, लेकिन आप दिमाग में कितना आगे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नीरज चोपड़ा, ये 4थे नंबर की रैंकिंग थी इनकी, ये जो गोल्ड लेके आए हैं हमारे भारत के बेटे नीरज चोपड़ा, और 88 मीटर इनका बेस्ट था। तो इनसे आगे 3-4 खिलाड़ी और भी थे। और ये जो जर्मनी के जो खिलाड़ी थे, जो वर्ल्ड के नंबर 1 है, वेटर नाम है इनका, तो इन वेटर का जो हाईएस्ट स्कोर है 97 मीटर फेंक चुके हैं। लेकिन मेंटल टफनेस यहाँ काम आती है, और वो कहीं ना कहीं प्रेशर झेल नहीं पाए वेटर, वो सिर्फ 82.5 कुछ फेंक पाए। ओलंपिक इसके जो फाइनल में, जो जेवलिन थ्रो के फाइनल में, नीरज ने, हमारे भारत के बेटे ने 87.58, ये बेंच मार्क हो गया। अब जैसे अब सबको ये याद रहेगा 8758, ये बेटे ने, हमारे नीरज ने सेट किया और गोल्ड लेके आ गए। तो ऐसा नहीं होता कि जिसने पहले अच्छा परफॉर्म करा था, वो उस दिन में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं, और आपका भगवान का बड़ा हाथ है। मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी भगवान पे कृपा रहती है आपके ऊपर, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे कहने के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं होता सर। किस्मत आपका बहुत रोल प्ले करती है इसमें, ये आप मानिए। ज़्यादातर तो 80% मैं मानता हूँ कि खिलाड़ियों का मेहनत है, उनकी स्किल्स है, सब वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा किस्मत भी आपके साथ थोड़ी सी होनी चाहिए, तभी आप मेडल आते हैं। तो वो उसी की हम बात करते हैं। तो मेंटल टफनेस की कहीं ना कहीं बंसल जी वहाँ बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपको खिलाड़ियों के नाम बताए, 7 मेडल इस बार आए। तो टोटल हमारे, इससे पहले हमारे 28 मेडल आए थे, इस बार 7 मिला के 35 हमारे मेडल हो चुके हैं 121 साल के इतिहास में ओलंपिक्स में, जब से हमने ज्वाइन करना शुरू करा है, पार्टिसिपेट करना शुरू करा हमने। 1900 से हमने शुरू किया था, अब 2021 आ चुका है। तो 121 साल के इतिहास में करीब 35 मेडल हमारे हो चुके हैं। तो वैसे अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन
सुधार की बहुत गुंजाइश है, जो मैं कहना चाहता हूँ, सुधार की बहुत गुंजाइश है। उसी पे हम सवाल उठाएंगे आगे भी, जैसे अब कुछ ना कुछ हम चर्चा करते रहेंगे, और सिस्टम की जहाँ कमियाँ होंगी हम आपके सामने लेके आएंगे। सिस्टम की जो कमी है उनको आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि भाई इसमें सुधार की ज़रूरत है। और किसी भाई ने मेरे को ये बताया कि भाई एक वो जो स्पोर्ट्स कोटे का भी आपने किसने अभी इशू उठाया था, तो वो बात मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से, कि जो स्पोर्ट्स कोटा था तो उसको आप घटाइए ना, बढ़ाइए आगे के लिए। क्योंकि एक ये कई लोगों ने हमें लिखा है कि भाई जैसे जो भारत सरकार का था इस बार जो कोटा था करीब जो 2800 करोड़ रुपए जो स्पोर्ट्स के लिए एलोकेट होते हैं, तो इस बार 230 करोड़ रुपए कम कर दिया गया था। तो इस पे कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है भैया कि उसको आप कोटे को आगे बढ़ाइए, उसको कम ना कीजिए। हमारे खिलाड़ी तभी मेडल लेके आएंगे। तो आपसे हमारा ये अनुरोध है, जो कोटा में अगर आप स्पोर्ट्स की कटौती ना कीजिए, किसी और चीज़ में आप कम कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप कोटा कम करेंगे, जो साल का जो बजट होता है वो कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा और वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएंगी। और हमारा तो सीधा, हम तो आपको बता दें, हम तो निष्पक्ष चैनल है। जो भी कुछ अच्छाई होगी तो उसका अच्छाई करेंगे, और कुछ गलत हो रहा है उस बात को हम आपको बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 230 करोड़ का जो बजट था, स्पोर्ट्स बजट, उसमें इस बार कमी करी गई, वो नहीं करनी चाहिए थी, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हालांकि हमने कुछ अपने सूत्रों से के थ्रू बात करी, जो सरकार में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे कोरोना की वजह से क्या होता है कि जैसे कोरोना चल रहा था इस सालों पिछले साल, तो वो बजट हमने कहीं और लगा दिया जहां उसकी ज़रूरत थी, जहां लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्योंकि कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो खुल नहीं रहे थे या कोई इवेंट नहीं हो रहे थे, इसलिए वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने उस बजट को जहाँ रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ों में हमने उसमें लगवाया, चाहे वो जो अलग अलग जो क्षेत्र में जिस फील्ड में उसकी रिक्वायरमेंट थी, ऐसा उनका कहना है। हमने आपको बात सीधी रखी है हमने, तो ये हमने आपको बात बताई। आगे इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। और भुवनेश्वर जो उड़ीसा की सरकार मैं कहना चाहूँगा, तो उसमें मैं जो मुख्यमंत्री हैं पटनायक जी, नवीन पटनायक, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी हॉकी टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची थी, महिला और पुरुषों के दोनों में, तो पुरुषों में हम ब्रॉन्ज लेके आए हैं। महिलाओं के टीम जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए आखिरी समय पे एक गोल से बस रह गई, नहीं तो वहाँ भी मेडल पक्का था। तो वो उसके लिए मैं नवीन पटनायक जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने स्पॉन्सर किया था हमारी महिला और पुरुष हॉकी टीम को। ये कई लोगों को पता नहीं होगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, मतलब उनकी सरकार ने स्पॉन्सर किया था। मैं कहना चाहता हूँ आपको, महिला की जो महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम, ये कईयों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। इसलिए धन्यवाद करते हैं हम नवीन पटनायक जी का। और हम और सरकारों से भी कहते हैं, राज्य सरकारों से, आप भी आइए, एक स्पोर्ट्स आप स्पॉन्सर कीजिए। और भारत सरकार को भी मैं कहता हूं कि उनको भी जो स्पोर्ट्स कोटे का जो बजट है वो भी बढ़ाइए, तभी मेडल आएंगे, उसके बिना मेडल नहीं आ पाएंगे। आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा स्पोर्ट्स का, तभी हम हमारी जो 7 अभी दिख रहे हैं हम आपको, तभी 7 की जगह वो 20, 30 या 40 बढ़ेंगे अगली बारी, नहीं तो वो फिर कम होते चले जाएंगे। और जो पिछला ओलंपिक्स था 2016, उसमें हमने 2 मेडल जीते थे, इस बार हमने 7 मेडल जीते हैं। 2012 में हमने उस टाइम हमने 6 मेडल जीते थे, और इस बार हमने तो आज तक का जो 7 मेडल का परफॉर्मेंस हमारा सबसे बेहतरीन रहा है। किसी भी ओलंपिक्स में हमने इतने मेडल नहीं जीते। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओलंपिक्स के बारे में, आपको बता रहे हैं कि अपने खिलाड़ियों को तो हम शाबाशी दे ही रहे हैं। हमारे देश का बच्चा हमारे खिलाड़ियों को धन्यवाद कर रहा है, जो लाखों करोड़ों बच्चे आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ये जो 7 खिलाड़ी थे खासकर, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं, जो 7 खिलाड़ी जो मेडल लेके आए हैं। बल्कि जो 126 खिलाड़ी या जो पूरे जो कोचेज पूरा मिला के जो हमारा जो टीम गई थी ओलंपिक्स में, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। ओलंपिक जाना बहुत बड़ी बात है। देश के जो क्रीम होता है, जो बेस्ट होते हैं, वो चुन के आते हैं इसमें, तभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो सभी का धन्यवाद, और खासकर जो जीत के आए हैं उनका और ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं बने हैं। और अच्छा लगता है ऐसे, जब देश का मान सम्मान बढ़ता है, जब हमारा तिरंगा लहराया जाता है विश्व स्तर पे, और हमारे जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो बजते हम सुनते हैं। जो विश्व के स्तर पे जो ऐसे आयोजनों में ओलंपिक से ऊपर स्पोर्ट्स में
कुछ भी नहीं होता। आप चाहे वर्ल्ड कप कह लीजिए या वर्ल्ड चैंपियनशिप कह लीजिए, कोई मायने नहीं रखता ओलंपिक्स के आगे। इसलिए खिलाड़ी अपना जीवन, उनका दिन रात एक यही सपना रहता है कि ओलंपिक में मुझे मेडल चाहिए। और जब कहीं ना कहीं अगर वो चूकता है तो जीवन भर उसका जो मलाल रहता है, उसको मैं आपको बता सकता हूँ, हमें पता है इस चीज़ का। तो ये मैं आपको बात रखना चाह रहा था। और इस बार हमने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 हमने कांस्य पदक हमने जीते हैं। तो 7 मेडल हमें इस बार मिले हैं। और 1900 से मैंने आपको बताया कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, 1900 से 121 साल में हो चुके हैं। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार रहा है कि हमने 7 मेडल हमने जीते हैं। और इससे पहले जो बेहतरीन प्रदर्शन था वो 6 मेडल का था 2012 के ओलंपिक्स में, लंदन ओलंपिक्स में जो हुए थे, तो उसमें हमने 6 मेडल दिए थे। और 8 साल के बाद कुश्ती में हमें 2 पदक मिले हैं। कुश्ती में इस बार हमें एक तो पहलवान रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल मिला है और बजरंग पुनिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो 2 मेडल इस बार हमें आए हैं। 8 साल पहले यानी कि 2012 में भी हमें 2 मेडल आए थे कुश्ती में। योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। तो 8 साल बाद हमें ये मिला। और हॉकी का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 41 साल के बाद हमने पदक जीता है। 1980 में हमने गोल्ड लिया था, उसके बाद अब हमें मेडल मिला है। और आप ये कह दीजिए करीब 1972 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे हॉकी में, इस बार हम पहुंचे हैं। पुरुष की जो टीम मैं आपको बताऊंगा, महिला जो हॉकी पुरुष की टीम है, तो बड़े बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि हम सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन हमने जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें हम जीते और हम भारत के लिए ब्रॉन्ज लेके आए। तो बड़ी खुशी थी। लोग जो खुशी के आंसू लोगों के निकल रहे थे। हॉकी में जीतना बहुत बड़ी बात है सर। जितने मेडल भी हैं, एक नीरज का मेडल मैं कहूँगा सबसे बेहतरीन रहा, और ये जो हॉकी वाला ये सबसे ऊपर मेडल है। और मेडल भी हैं, सबकी पूरी वैल्यू है, लेकिन सर हॉकी में इतने सालों बाद पूरी टीम, पूरी पीढ़ी भी बीत गई, लेकिन मेडल नहीं ले पाए। कितने महान खिलाड़ी हुए हमारे पास, प्रगट सिंह, धनराज पिल्ले, दिलीप तिर्की, सबकी एक उम्मीद थी कि एक मेडल चाहिए था हॉकी में, कभी नहीं आ पाया। 41 साल बीत गए और हम यहाँ ब्रॉन्ज लेके आए, तो खुशी के आंसू थे। तो मैं पूरी टीम, जो मनदीप सिंह जो कप्तान है, और हमारी जो पूरी टीम थी, हरमनप्रीत, और ये बहुत अच्छे जो यंग खिलाड़ी हैं, 25.5 साल शायद हमारी एवरेज उम्र है। आगे जाके हमें बहुत सारे मेडल जीतने हैं, इसमें बहुत सारी चैंपियनशिप हमें जीतनी है। तो हॉकी टीम को पूरी शुभकामनाएं मेरी। और जो महिला की हॉकी टीम थी, ये भी सेमीफाइनल में पहली बार पहुंची है। पिछले बार से हमने पार्टिसिपेट करना शुरू करा था, उसमें हम आखिरी स्थान पर रहे थे। इस बार हम 4थे स्थान पर रहे। तो बहुत ही बेहतरीन। और रानी रामपाल की जो टीम है उसने गजब कर दिया। जो महिलाओं की टीम हमारी 9वें नंबर की टीम थी और हम यहाँ 4थे नंबर पर रहे। हालांकि मेडल से थोड़ी सी निराशा हुई कि मेडल हाथ से निकल गया, लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया रानी रामपाल की टीम ने। और ये जो मिडिल क्लास फैमिली से, या जो लोअर क्लास आप भी कह सकते हैं कि जिस पैसे का बेचारों के पास वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती इनको, वहाँ से ये खिलाड़ी हमारे आते हैं और भारत का सम्मान करते हैं, भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराते हैं। शत नमन है ऐसे खिलाड़ियों को। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारी और महिलाओं की टीम का। तो हम उनको, हमारे प्रोग्राम में हम उनको पूरी वैल्यू देंगे। हालांकि मेडल से चूक गए, लेकिन हमें उसका कोई मलाल नहीं। कहीं आपको अगर उनकी वैल्यू दे ना दे, हमारे प्रोग्राम में सबसे ऊपर हमारी ये बेटियां हैं जिन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया। और जो खिलाड़ी ये पदक से चूके, अदिति अशोक, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि मेडल में आप नहीं देख पाएंगे उनको। गोल्फ के लिए अब वो प्रेरणा स्रोत बन गई है पूरे इंडिया के लिए। 4थे नंबर पर रही। एक शॉट से वो उसको मिस कर गई। अगर एक शॉट पहले ही वो अपने जो होल्स में ये क्या कहते हैं, जो अपना जो इवेंट था वो कंप्लीट कर लेती, तो 18 होल्स होते हैं एक दिन का, जो आपको क्लियर करना पड़ता है उसमें। तो कितने कम में आप वो जो बॉल उसमें डालेंगे, तो वो मायने रखता है। मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक शॉट से रह गए। 4 दिन तक इवेंट चलता है ये। 4 दिन तक 18 होल्स होते हैं, सबको आपको क्लियर करना पड़ता है। भारत की बेटी अदिति अशोक 3 दिन तक सिल्वर मेडल के उसमें जो दौड़ में थी, सिल्वर मेडल इनको मिल जाता अगर 3 दिन तक इनका ऐसा परफॉर्मेंस था। आखिरी दिन भी दूसरे नंबर पर चल रही थी, अंत में आके एक शॉट से रह जाती है, मेडल हमारे हाथ से निकल जाता है। निराशा बहुत हुई, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर चौथे दिन, तीसरे दिन तक दूसरे नंबर पे थी, बारिश आ जाती है, कह रहे थे अगर बारिश, उसमें बारिश के अनुमान लगाया जा रहा था। तो भारत में अगर आप कहते हैं बारिश आएगी तो कई बार नहीं आती, कई बार मौसम विभाग जो प्रेडिक्ट करता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। 99.99% ठीक होता है।
किस्मत, वही मैं आपको कहूँगा कि खिलाड़ी को मेहनत तो होती है सर, लेकिन किस्मत बहुत साथ देनी चाहिए, किस्मत का बहुत बोलबाला होता है। तो अगर आखिरी दिन बारिश आ जाती, बारिश आई भी थी लेकिन 1 घंटे के बाद बारिश चली गई, तो अगर वो बारिश रहती तो ये सेकंड सिल्वर मेडल आदित्य अशोक को मिल जाता। तो मैं इसमें कोई बहाना नहीं मार रहा हूँ कि भाई हम बारिश के बहाने थे, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जीवन में, खेलों में या हर एक में कुछ ना कुछ जो किस्मत का बड़ा साथ रहता है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये जो अभी इंडिया की जो टीम है, ये जो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रही है, तो भारत को आखिरी दिन करीब 158 रन चाहिए थे, 9 विकेटें हमारे पास थी। टेस्ट मैच में इंडिया आराम से जीत जाती, पूरे दिन बारिश आ गई, पूरा मैच धुल गया और जो पहला टेस्ट मैच ड्रॉ में खत्म हो गया। तो ये किस्मत होता है सर, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो किस्मत कहीं ना कहीं वो साथ नहीं दी, और गोल्फ में अगर उस दिन आखिरी दिन बारिश आती जैसे पहले अनुमान लगाया जा रहा था, तो अदिति को भी सिल्वर मिल जाता। और अगर आखिरी दिन एक शॉट से कम में, वो एक शॉट पहले वो अगर बॉल को होल में डाल देती तो वहाँ हमें मेडल मिल जाता। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की बेटी 23 साल की हैं अदिति अशोक, उनको गोल्फ में जो उन्होंने किया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। दीपक पुनिया को मैं हम नहीं भूलेंगे, जो दीपक पुनिया जो खिलाड़ी थे हमारे, बहुत ही बेहतरीन खेले, सेमीफाइनल में हार गए थे, और ब्रॉन्ज मेडल भी आप केवल कह सकते हैं कुछ ही 7-8 सेकंड से वो हार गए, जब दूसरे खिलाड़ी ने वो दांव लगा दिया अंत में, और वो दीपक पुनिया का ब्रॉन्ज मेडल वो रह गए उसमें। तो बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी हैं दीपक पुनिया, नाम याद रखिएगा, अगले बार मेडल लेके आ रहे हैं ये। तो उनका भी मैं आपको उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो देश के लिए उन्होंने करा। और बहुत सारे खिलाड़ी, भवानी देवी हैं जो ये जो फेंसिंग का इवेंट था, तलवारबाजी जिसे कहते हैं, उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, एक मैच इन्होंने जीता भी, अब वो स्पोर्ट्स आइकन है भारतीयों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे खेल थे। और जो बोटिंग वाले में, जो बोटिंग का एक इवेंट था जिसमें हम नौकायान कहते हैं जिसको, तो उसमें बोट चलाते हैं, उसमें भी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम फाइनल में पहुंचे लेकिन हम हालांकि फाइनल में हारे, उसमें भी बड़ा अच्छा हमने परफॉर्मेंस दिया। तो बहुत सारे खेल थे इस बार जिसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पहली बार जिसने हमने पार्टिसिपेट करा। तो पूरी टीम को शुभकामनाएं, और आगे भी ऐसे करते रहें और देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें। और हॉकी के मैंने आपको बताया। इसके बाद जो गोल्ड मेडल मैच था, जो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, वो बड़ा शानदार था, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। भारत का बेटा ये जो 87.58 उन्होंने जो ये जो भाला फेंका, उससे गोल्ड मेडल पक्का कर दिया। 121 साल के इतिहास में केवल 2 बार हमें जो इंडिविजुअल कंपटीशन होता है उसमें हमें गोल्ड मेडल मिला है। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, और उसके बाद अभी वो 2008 में एथेंस ओलंपिक्स में जीता था बिंद्रा ने, और इस बार नीरज चोपड़ा ने जीता है। 121 साल में केवल 2 बार हमें गोल्ड मेडल मिला है इंडिविजुअल, अगर आप इवेंट की बात करो तो नहीं तो हॉकी में हमें 8 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, लेकिन वो टीम इवेंट होता है। इंडिविजुअल में हमें सिर्फ 2 बार मिला है। तो बहुत ही आखिरी दिन जीते हमारे भारत के बेटे नीरज चोपड़ा, 23 साल का लड़का है, बहुत ही शानदार, बहुत ही पूरी उम्र पड़ी है इसकी। और अब जैसे आपने आज उसका इंटरव्यू देखा होगा टीवी पे, जब अशोक होटल में इसका इंटरव्यू था, तो उससे पूछा गया भाई कि आप पहले लंबे लंबे बाल रखते थे काफ़ी समय से, तो अब इस बार आपने कैसे कटवा लिए बाल? तो सीधा कहता है कि भाई ऐसा है, देश के लिए मेरे लिए सब कुछ है। अब मुझे पता था कि स्टाइल तो बाद में होता रहेगा, लेकिन अगर वो कहने की मुझे दिक्कत परेशानी कर रही थी, वो मैंने जो उसमें लिए पट्टी जिसे जो बांधते बेंडाना कहते हैं वही बांध दिया था मैंने, लेकिन फिर भी पसीना आता था, तो मुझे कहने के अपने परफॉर्मेंस में कमी दिख रही थी उससे, तो इसने बाल ही कटवा लिए, अपने छोटे छोटे बाल इसने कर लिए। तो ये होता है। और जो गोल्ड मेडल है नीरज चोपड़ा ने अपनी जेब में डाल रखा था, कहता है जब से मुझे मिला है ना, मैंने इसे जेब में डाल रखा है, इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, और अगली बार भी गोल्ड लेकर आऊँगा और आगे भी गोल्ड लाते रहेंगे, और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो वो जेब में जो ये होता है एक खिलाड़ी का, वो इसी पल के लिए जीता है खिलाड़ी, जो लाखों सालों की जो मेहनत होती है एक मेडल के लिए जीता है। और अगर आपको गोल्ड मिल जाए तो क्या कहने, पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करती है, पूरे विश्व में इस स्पोर्ट्स में आप नंबर 1 हो गए, आप सीधा ही कह दो। तो अगले 4 साल तक ये स्पोर्ट्स में नंबर 1 रहेंगे। सब ये बोला जाएगा कि गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक विजेता, ये बोला जाएगा नीरज चोपड़ा के लिए। और आगे भी इससे आगे इंप्रूव ही करेंगे। 87.58 इन्होंने फेंका है, 88 पहले फेंक चुके हैं, तो ये 90 फिर 94 आगे इंप्रूव ही करते चले जाएंगे। इनके जो कोच हैं, जो जर्मन कोच हैं, उनका 104 मीटर बेस्ट है उनका, तो कहीं ना कहीं नीरज को भी वो सिखाएंगे, और नीरज हमारा जो भारत का बेटा है इससे आगे ही बढ़ता चला जाएगा और देश का नाम रोशन करेगा।
और शैलेंद्र जी को नमस्कार। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र अवस्थी जी नमस्कार। ये कह रहे हैं कि भाई लोग उसको मोगली कहते हैं, मोगली कहते हैं। अब शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि उसे मोगली कहते हैं। शायद चोपड़ा जी की बात कर रहे हैं। तो अगर अच्छे सेंस में तो कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जैसे देश का बेटा भारत के लिए मेडल लेके आया है और आगे और भी करेगा। लेकिन अगर आप उस हिसाब से कह रहे हैं कि लोग कुछ चिढ़ाने के लिए कहते हैं तो वो चीज़ गलत है, अगर ऐसे लोग कहते हैं तो। हाँ, तो ये इनका ये कहना है कि भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर रह गए जो छोटे से मार्जिन से रह गए। मैंने वही बात करी थी शैलेंद्र जी पहले भी। अदिति अशोक है, वो छोटे से मार्जिन से रह गई, नहीं तो वहाँ हमारा एक मेडल पक्का था। 4th आई अदिति अशोक गोल्फ में, उनका 200वीं रैंकिंग है गोल्फ में, और वो जो टॉप के खिलाड़ी को टक्कर दे रही थी अदिति अशोक। तो भारतीय बेटी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। हॉकी में हम ब्रॉन्ज मेडल से रह गए। हॉकी में भी आखिरी समय पे हम 4-3 से आ रहे, कहीं ना कहीं 1 गोल से केवल हमारे। तो हॉकी में महिलाओं में हमने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। दीपक पुनिया का मुझे मैच याद आता है कि कुश्ती में वो आखिरी 7 सेकंड में वो हार गए, नहीं तो वो आगे चल रहे थे। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एक छोटे से मार्जिन से रह गए, नहीं तो वहाँ भी हमारे मेडल पक्का थे। और इसलिए मैं टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हर एक खिलाड़ियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बार नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार केवल 3 साल रह गए। कितना टाइम रह गया? 3 ही साल तो है अभी। 3 साल में ये जो पेरिस में फ्रांस में ओलंपिक्स है, उसके लिए हमारे पूरे खिलाड़ी तैयार हैं। और सिस्टम को भी मैं कहूँगा तैयार हो जाइए। लोगों को कहिए कि प्रोत्साहन देना शुरू कर दीजिए। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको बाहर निकालिए, उनको स्टेडियम में भेजो, उनको भाई मेडल लेके आओ, हमें चाहिए मेडल। हमारे जो देश के बेटे, हमें चाहिए कि हमारे देश के बच्चों का नाम पूरी दुनिया में हो, हमारे युवाओं का नाम, हमारे बच्चों का नाम पूरी दुनिया बोले, और वो जो भारत माता की जय जयकार के नारे पूरी दुनिया लगाए। हमारा तो बस ये मेन मकसद है। हमारी कहीं ना कहीं मुहिम है ये भारत टीवी की। हम चाहते हैं कि हमारी जो भारत माता के नारे पूरी दुनिया में लगे और जय जयकार हो हमारे भारत की पूरे विश्व में। इफ़ यू वर्क हार्ड देन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल गेट मोर मेडल्स। बिल्कुल सही कहा अवस्थी जी आपने। तो शैलेंद्र अवस्थी कह रहे हैं कि अभी से हमें मेहनत की जरूरत है, और अगर हम मेहनत करेंगे तो इससे ज़्यादा मेडल हम लेके आएंगे। तो ये इनका मानना बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो अवस्थी जी केवल 3 साल रह गए हैं, तो हमें अभी से तैयारियां रखनी होंगी। तो इनका भी ये कहना है कि ऐसा ना हो भाई कि जब 2024 ओलंपिक्स आए 3 महीने पहले हम कह रहे हैं कि भाई कितने मेडल आएंगे हमारे, तो यहाँ इस गोल्ड से उम्मीद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे भाई आज से शुरू हो जाओ, समय नहीं रहा, केवल 3 साल है। 3 साल में ओलंपिक आ रहा है। अब कई लोग मेरे को कहेंगे कि भाई वो 3 साल आप क्यों कह रहे हो, 4 साल के बाद ओलंपिक्स आता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2016 के बाद 2020 में ये टोक्यो ओलंपिक्स होना था। कोरोना की वजह से 1 साल इसको डिले कर दिया गया, इसलिए इसको कहते भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये पिछले साल ही ओलंपिक्स होना था। तो और जो अगला ओलंपिक्स है वो पहले से सारा डिसाइड हो जाता है। 2024 का जैसे पहले से ही फ्रांस में होगा, और उन कंट्रीज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं उसके लिए, ओलंपिक्स के लिए। 2028 में यूएस में होगा, एलए में होगा, यूएस अमेरिका में, तो वहाँ उनकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। 2032 का भी डिसाइड हो गया है, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में 2032 का। तो उसको अब आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए केवल 3 साल, इस साल हम 5 साल के बाद हुआ ये ओलंपिक 2020 वाला, अब ये अगला 3 साल के बाद होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि समय कम रह गया है, लग जाओ तैयारियों पे, तभी मेडल आएंगे। और मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी अपने विचार रखने के लिए। 13 साल बाद, जैसे मैं बताया कि एथेंस में हमें गोल्ड मिला था इंडिविजुअल कैटेगरी में, अब हमें मिला है 121 साल के इतिहास में केवल 2 गोल्ड मेडल हमें मिले हैं। एथेंस में अभिनव बिंद्रा शूटिंग, और अब मिला हमें नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड। और एथलेटिक्स में तो भारत का पहला मेडल है ये। इन्होंने, आपने जैसे देखा होगा कि इन्होंने अपना जो मेडल था मिल्खा सिंह को के लिए उनको श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। मिल्खा सिंह की, जो हमारे भारत के महान खिलाड़ी थे मिल्खा सिंह, उनका अभी 50 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो उनका एक सपना था जीवन में कि मैं अपने जीते जी एथलेटिक्स में एक मेडल देखूं भारत का। नहीं हो पाया सपना पूरा। तो वही कहते हैं ना कि जीवन में कुछ जो ख्वाहिशें हैं अधूरी रह जाती हैं। लोग सब अपनी पूरी जीवन लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। तो ये मिल्खा सिंह का सपना था, पूरे देश का सपना था मिल्खा सिंह के साथ कि भारत को एथलेटिक्स में मेडल मिले, लेकिन नहीं मिल पाया उसमें। अब वो सपना नीरज ने गोल्ड के साथ पूरा किया है, और नीरज ने बोला है ये मेडल मिल्खा सिंह के नाम। ये होते हैं हमारे खिलाड़ी, ये होते हैं हमारे बच्चे।
जो सीना बिल्कुल गर्व से फूल जाता है जब ऐसे बच्चों को हम देखते हैं जो ऐसे बातें करते हैं कि भाई हमारा जो मेडल है, उसने ये नहीं कहा भी किसी और के नाम में, मेरे मामा फूफा चाचा के नाम नहीं, मिल्खा सिंह के नाम, भारत का जो बेस्ट एथलीट है आज तक का, उसके नाम सीधा। ये इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये होती है देशभक्ति। और ये आपके जो बोलने के तरीके में, आप जो बोलते हैं और आप जो महसूस करते हैं, आप जो काम करते हैं, उसमें झलकती है। उसमें कहीं दिखाने की जरूरत नहीं होती। सबको पता है भाई कि ये देशभक्ति के लिए इसने क्या किया, इसने क्या नहीं किया। और जो देश के विरुद्ध होते हैं, आप वो देख ही सकते हैं कि वो कहीं जाके नारे लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उनको आपको पता ही है कि देशभक्त क्या करते हैं, जो देशद्रोही होते हैं क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी भारत का बेटा है, अभी कुछ साल पहले बताते हैं कि भाई 80 किलो इसका वेट हो गया था, जिम इसने ज्वाइन किया, वहाँ इसको दोस्त मिले, फिर वहाँ भाला फेंकने वाला जो कॉम्पिटिशन, इसमें जो इवेंट इसने शुरू करा, और वहाँ फिर ये अच्छा करता चला गया। और एक बात मैं बहुत सारे 99% लोगों को नहीं पता होगा, 2016 का रियो ओलंपिक्स, उसमें भी भारत का एक सिल्वर मेडल हो सकता था, लेकिन 20 दिन से हम रह गए। ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए 83 मीटर का जो क्वालिफाइंग मार्क था, तो नीरज का उस समय 2016 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उससे कम था जो इसका स्कोर था। लेकिन जैसे वो डेट गई, उसके 20 दिन बाद नीरज ने किसी कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में, इसने करीब 86 मीटर के करीब भाला फेंका। तो अगर वो 20 दिन पहले ही इसका रिकॉर्ड आया होता नीरज का, तो ये रियो के लिए जाता, और रियो में अगर ये 86 फेंकता जो इसने फेंका था 20 दिन बाद, तो वो उस टाइम सिल्वर मेडल मिल जाता है इसको 86 मीटर। तो कुछ चीज़ें जो किस्मत में होती है ना, जो मतलब नहीं होती तो आप कुछ कर लीजिए, वो आपकी किस्मत में नहीं होगी। नीरज को भी इस बात का मलाल था कि रियो में मैं रह गया, और इसको बड़ा बुरा लगा इसको, लेकिन भारत के बेटे ने अगली बार गोल्ड ला के दिखा दिया, कितना शानदार। तो कुछ आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी भगवान के हाथ छोड़ दीजिए, जैसा जो होगा भगवान बढ़िया करेगा। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे जीत हो या हार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं। इसलिए मुझे खासी निराशा हुई कुछ खिलाड़ियों से इस बार। उसमें शायद मैं आपको उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा बुरा कि भाई ऐसे क्यों तुम खिलाड़ियों के लिए बोल रहे हो। उसमें मैं कहीं ना कहीं, जैसे विनेश फोगाट थे, उससे काफ़ी उम्मीदें थी, और लग रहा था लोगों को गोल्ड की उम्मीद। वो अपना जो दूसरी जिससे जो बाउट थी वो हार गई, और किस्मत ऐसी रही कि जो उनका ओपोनेंट थी, अगर वो फाइनल में पहुंचती तो इनको एक चांस और मिलता। ब्रॉन्ज के लिए इनको 2 खिलाड़ियों को हराना पड़ता। जो इनकी जो ओपोनेंट थी वो भी हार गए अगले मैच में, सेमीफाइनल में। तो विनेश फोगाट को थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। अब क्या रीज़न रहा तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि भाई इंजरी रही क्या रही, लेकिन वो बेस्ट नहीं दे पाई। आपने इनकी कुश्ती भी देखी होगी, जो दूसरी कुश्ती थी वो दाव लगा नहीं पाई, और इससे हम वो मेडल हार गए। क्योंकि यहाँ उम्मीद थी हमें विनेश फोगाट से, वर्ल्ड की नंबर 1 है विनेश फोगाट। पिछले 14 टूर्नामेंट में 14 के 14 में मेडल थे इनके पास, 8 गोल्ड, और इनके पास शायद 4 इनके पास सिल्वर थे, या 4 या 5 सिल्वर थे, और 1 इनका ब्रॉन्ज था। तो 14 इवेंट जो पिछले इन्होंने खेले हैं कुछ सालों में, 14 के 14 मेडल थे। यहाँ हमें मिली थी रैंकिंग नंबर 1, वहाँ अगर हम चूक गए मेडल से तो मुझे उसका दुख होता है, मुझे उसका मलाल है। और शायद कुछ लोगों को मैं ये बात कहते हो अच्छा लगे कि भाई ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन भाई हम आपको स्पष्ट बताते हैं, जो चीज़ कमी रह गई वो कमी रह गई। और मुझे पता है कि विनेश अगली बार पूरा मेहनत करेगी। थोड़ा सा किस्मत का असर यहाँ हो जाता है काम। 2016 के रियो ओलंपिक्स में विनेश को चोट लग गई थी, और वो अपने जो इवेंट से ही बाहर हो गई थी, तो वहाँ चोट लग गई। यहाँ कहीं ना कहीं वो बेस्ट दे नहीं पाई, तो दोनों जो ओलंपिक थे वहाँ मेडल नहीं मिल पाए विनेश फोगाट को। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन जैसे भी कुछ चीज़ें भगवान ने लिखी होती हैं, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, ये हम चाह रहे थे। और शैलेंद्र जी कहते हैं, संदीप जी चाय पे चर्चा भी करवाओ, बहुत दिन हो गए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा शैलेंद्र जी। तो मैं तो चाय खैर पी रहा हूँ, और चाय पे चर्चा भी करेंगे, और इसी टॉपिक को भी लेंगे, और भी जो भारत के लिए जो मुद्दे हैं तो उन पे भी हम कहीं ना कहीं बातें करेंगे। आपको पता है कि भारत टीवी है जो भारत के लिए हित की बातें करता है, तो कहीं ना कहीं आपको हम मिलेंगे, और जल्द ही चाय पे चर्चा भी होंगे, और सबको हम उसमें बुलाएंगे, और अपने अपने विचार हम उसमें रखवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और तो इसी के साथ फिर एक चाय की चुस्की भी हम लगा लेते हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अपने आप सुझाव आप दे सकते हैं। तो ये मुझे विनेश से मेरे को उम्मीद थी। दीपिका कुमारी, मुझे उस दीपिका से बहुत उम्मीद थी,
कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार वो चूक गई दीपिका कुमारी भी। और ऐसे ही 2016 में भी हुआ था, वहाँ भी मेडल नहीं ले पाई थी। और फिर लोग पूछते हैं सवाल कि भाई इतने सारे जो कंपटीशन होते हैं उससे पहले उसमें वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है दीपिका की, और वो जीतती है कंपटीशन, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो, उसमें भी जीतती है, तो यहाँ कहीं रह गई। तो ये थोड़ा सा आप किस्मत भी कह लीजिए, थोड़ा सा मेंटल टफनेस आप कह लीजिए कि थोड़ा सा ओलंपिक का प्रेशर ले गई दीपिका भी, क्योंकि वो बेहतरीन खिलाड़ी है। दीपिका कुमारी आर्चरी में वर्ल्ड की नंबर 1 है, बहुत सारे इवेंट जीते हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। लेकिन जहाँ ओलंपिक की बात आती है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं दीपिका। इस पे दीपिका को काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सीधा कह रहा हूँ। और मैंने मैचेस देखे सारे दीपिका के उसमें, और दीपिका के अंतनु जो उनके हस्बैंड भी हैं वो भी जो क्वार्टर फाइनल थे शायद उसमें वो बाहर हो गए थे, उसमें जो अंतिम 8 में पहुंच चुके थे, तो वो भी अच्छा खेले। तो इसमें ओलंपिक में सर लेवल आप ही कह दीजिए, सारे खिलाड़ी एक समान करीब होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। उसमें जो मेंटल टफनेस काम आती है, जो 19-20 का लेवल होता है ना, एक शॉट नहीं लगा उसमें आप बाहर हो गए, और एक लग गया तो उसी में आप पहुंच गए। केवल एक शॉट की बात है, एक तीर की बात है, एक लक्ष्य की बात है। तो इसमें खिलाड़ी मोस्टली आप जो जाएंगे ना, आपको वो 19-20 ही होते हैं, सारे खेल जो देश के सब खेल अपने देश अपने खिलाड़ी जो बेस्ट भेजते हैं इसमें। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की जो मेंटल टफनेस काम आती है। और बाहर के देशों में मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की जाती है। उनको क्या, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे उनको क्या करते हैं कि भाई जैसे कई देशों में जंगल हो गया, उसमें भेज देते हैं, आपको रात भर जंगल में गुजारनी है आपको, तो आप उसमें कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को। जो डर है, जो भय है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वो डर जो होता है ना कि भाई ओलंपिक में मेडल नहीं मिला तो क्या होगा, 138 करोड़ जो भारतीय मेरा वेट कर रहे हैं, जो मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, खिलाड़ी कोई नहीं चाहता कि मैं बुरा प्रदर्शन करूं। सबको पता है भी जो मान सम्मान मिल रहा है और जो देश उनके लिए कर रहा है तो वो कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन जो मेंटल टफनेस है ना, तो वहाँ खिलाड़ी कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बाहर के देशों में, आपको बता रहा हूँ, वो जंगल में भेज देते हैं, उनका डर खत्म करते हैं भाई कि डर से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, अपना बेस्ट दो और प्रेशर नहीं आने चाहिए। कहीं ना कहीं अब इतना सा चूक हो गई, वो जो आपने जो अगर आपने आर्चरी में हुआ 10 की जगह आपने 9 कर दिया, आप बाहर। सीधी सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 5 राउंड होते हैं, 5 राउंड में जो 3 जीत गया वो अगले राउंड में पहुंच गया। तो ये चक्कर है सर। तो वो मेंटली टफ होना पड़ेगा जो खिलाड़ियों को, उसके लिए भारत सरकार को और जो कोचेस हायर करने पड़ेंगे। और मेंटल टफनेस की बात मैं और आगे जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा जो ओलंपिक में जा रहे हैं, जो हमारे ये जो कॉलेज लेवल पे शुरू करना चाहिए और स्कूल लेवल पे शुरू करना चाहिए। कॉलेज तो फिर भी लेट हो गया, जो स्कूल लेवल के जो हमारे बच्चे हैं, हमारा स्कूल का सिस्टम ठीक नहीं है सर, जो स्पोर्ट्स का है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, आपको स्पोर्ट्स का आप ये बताइए, आपके बच्चे जिस भी स्कूल में होंगे, टॉप के स्कूल में होंगे चाहे, कितने दिन आपको बच्चों को स्पोर्ट्स कराते हैं, कितने दिन में आपके बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? स्कूल क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं आपके बच्चों के लिए? क्या वो जो बेहतरीन कोचेज लेके आते हैं? ज़्यादातर स्कूल पता क्या होता है भारत में, मैं आपको सीधे बताऊँ, एक जो स्पोर्ट्स टीचर होता है या 2 स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, सालों से वही स्पोर्ट्स टीचर रहते हैं। अब आपको वो सारी चीज़ खिला देंगे, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो, सब कुछ उनको आता है, ऑलराउंडर होते हैं वो। चाहे उन्होंने कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहीं कुछ मेडल न लेके आए हो, इनको हमारे जो स्कूल वाले हैं इनको स्पोर्ट्स टीचर बना देते हैं, और ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं और देश के भविष्य के साथ खेलते हैं। अगर ऐसे आप स्पोर्ट्स टीचर लेके आएंगे तो फिर आप मेडल की उम्मीद क्यों करते हैं सर? रहने दीजिए मेडल। तो आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप बताइए आपके बच्चे के स्कूल में कितनी फैसिलिटी मिल रही है स्पोर्ट्स में, कितने हम ध्यान देते हैं? दीपिका कुमारी को जिसने हराया था, जो कोरिया की खिलाड़ी थी, तो उसने हराया था। मैं आपको बताता हूँ कोरिया में कल्चर क्या है। कोरिया में मेन इसमें जो शूटिंग में सारे खिलाड़ी टॉप के रहते हैं। ये कहते हैं कि जब हम 5वीं 6वीं तक ये बच्चे आते हैं क्लास में, तब तक इनको 5-5 हज़ार बार जो ये ना आर्चरी में जो टारगेट करने के लिए 5-5 हज़ार बार ये टारगेट पे अपने निशाने लगा चुके होते हैं। आपके बच्चा अगर 5वीं 6वीं में है तो 5,000 बार, 5,000 तो बहुत ही हो गया सर। आपके बच्चों ने कभी आर्चरी देखी है स्कूल में? कौन से स्कूल में होती है मुझे बता दीजिए। आप कमेंट्स में लिख दीजिए कौन से स्कूल में हम आर्चरी कराते हैं, कौन से स्कूल में हम वेट लिफ्टिंग कराते हैं, कौन से स्कूल में हमारी क्या कहते हैं शूटिंग चल रही है, कोई इवेंट कौन से कितने चलते हैं, कौन से स्कूल में प्रोवाइड करा रहे हैं। मेडल ऐसे आ जाएगा, बच्चा आपका 12वीं करेगा, फिर कॉलेज के प्रेशर में आएगा, फिर इंजीनियरिंग मेडिकल करेगा, एक दिन उसे ध्यान आएगा कि अरे भाई मुझे तो ओलंपिक भी तो बनना है और मैं जाके ओलंपिक में लड़के मैं गोल्ड नहीं आऊँगा। ऐसे गोल्ड आता है क्या सर? नहीं आता, ऐसे गोल्ड नहीं आएगा। कल्चर
कल्चर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स का कल्चर हमें, उसके बिना मेडल नहीं आएंगे। स्कूल वालों को आप स्कूल वालों से जाकर पूछिए भाई कि ये जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में बच्चे जो मेडल लेके आ रहे हैं हमारे स्कूल में क्यों नहीं है। पेरेंट्स को जाना पड़ेगा स्कूल में, पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि भाई आप क्यों नहीं जो ये स्पोर्ट्स लेके आते हैं। वेट लिफ्टिंग कौन से स्कूल में है, शूटिंग कौन से स्कूल में है, आर्चरी मैंने आपको बताया कौन से स्कूल में, कोई कराते ही नहीं। जेवलिन थ्रो बताओ कौन कितने स्कूल कराते हैं, और कराते भी हैं तो रेगुलरली कितनी बार कराते हैं, क्या हर रोज 1-2 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, अगर हर एक स्कूल वाले अगर अपने करिकुलम में जोड़ दे, जैसे बच्चे का स्कूल 2 बजे तक होता है, 2 से 3 अगर हम स्पोर्ट्स का 1 घंटा दे दे, मैं 1 घंटे की मांग कर रहा हूं सभी स्कूल वालों से, 1 घंटा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आप डालो। और जो पेरेंट्स हैं अपने स्कूल वालों के सामने आप डिमांड रखो कि भाई हमारे बच्चों को 1 घंटा स्पोर्ट्स के लिए चाहिए। और स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जैसे आपको जो स्ट्रेस होता है बच्चों को, वो भी जो स्ट्रेस बस्टर के लिए काम करता है, ये जो आपका जो स्ट्रेस होता है वो खत्म कर देता है। इसीलिए 1 घंटा हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स होना चाहिए, और सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए कि भाई वहां चले गए, वहां आप क्या कहते हैं हम वहां जाके छुपन छुपाई खेल रहे हैं हम, ठीक है भाई जी, ये काम इससे मेडल नहीं आएगा सर, इन चीजों से मेडल नहीं आएगा। बच्चों को वहां जाके बच्चे मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, बच्चे खेल रहे पबजी। अब पबजी आपने देखा है क्या किसी कंपटीशन में, इनसे मेडल नहीं आता। तो एक्चुअल में आपको स्पोर्ट्स कराने पड़ेंगे और ये सारे इवेंट आपको रखने पड़ेंगे। आपको एक बात पता है कितने कितने सारे इवेंट होते हैं ओलंपिक्स में, हम तो अब लगा लो कि 70-80% जो इवेंट होते हैं उसमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर वो सारे इवेंट्स का अगर हम एक्सपोजर अपने बच्चों को देने लग जाए, मैं मानता हूं मैं आपको उसकी डिटेल पूरी लेके आऊंगा, मैं आपको पूरी नॉलेज उसको मैं आपको दूंगा। जितने भी लाइक सपोज 70-80 इवेंट होते हैं, अगर सारे के सारे हम अब स्कूलों में खेलने लग जाए तो हर एक खेल में बच्चों का जो मेडल आने शुरू हो जाएंगे। फेंसिंग का जैसे भवानी देवी इस बार आई हैं, अकेली पहली जो भारतीय खिलाड़ी हैं, और क्यों नहीं आते भाई उसमें। बच्चों को आप कोचिंग देते हो, कोई नहीं देता कुछ, मैंने तो सुना ही नहीं कोई फेंसिंग का कोई दिल्ली में कोई स्टेडियम में कोई कराते हो, कहीं कराते, मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो आप बता दीजिए कौन सी जगह होता है, बच्चों को हम कहेंगे भाई वहीं जाओ फेंसिंग सीख के आओ। तो ये चक्कर है सर, कल्चर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हमारी जो मानसिकता है, सोच है, उसे भी बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई छोड़ दो ये बनना कि भाई इंजीनियर ही बनना है और डॉक्टर ही बनना है, ये कोई ओलंपियन बनाओ, ओलंपिक मेडलिस्ट बनाओ। पूरा आपका जो परिवार है, आपका जो पूरा खानदान है उसका, आपका जो पूरा देश है, पूरी दुनिया में उसका नाम होगा डॉक्टर इंजीनियर। और जिस चीज में हम एजुकेशन दे रहे हैं उसमें लोग तो हम अच्छा कर रहे हैं। हमारी जो पेरेंट्स का क्या होता है भी इंजीनियर और डॉक्टर बनाने हैं, तो हमारे बच्चे बन रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर, पूरे देश में पूरी दुनिया में हमारा नाम है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में। तो जहां हम इन्वेस्ट करेंगे उसी में मेडल आएगा, उसी में फायदा होगा। इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका में भी हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसमें जो आप काम करोगे तो फल आएगा। अगर इतना ही कंसंट्रेशन हम स्पोर्ट्स में डाल देंगे तो स्पोर्ट्स में भी मेडल आएंगे। ये चीजें आपको समझने वाली चीजें हैं। मैं गलत कुछ नहीं कहूंगा, आपको शायद कुछ अभी लग रहा हो कि भाई पता नहीं बात क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लगे ना, एक भी बात आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर आपको लगे कि ये गलत है तो मैं माफी मांगूंगा उसके लिए, भाई मैं गलत बोल गया हूं। मैं आपको सारी बातें प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सर ऐसा होना चाहिए तभी हमारे पास मेडल आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया, आप अपने सवाल रख सकते हैं, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। और नीरज ने 121 साल बाद मेडल, जो एथलेटिक्स में हमें 121 साल बाद गोल्ड मेडल मिला, या कोई मेडल भी हमें मिला, इससे पहले कोई मेडल भी नहीं था। अब एक बात देखिए, रनिंग में जैसे आप देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, और क्या कहते हैं 400 मीटर, 1600 मीटर, 5000 मीटर, कितनी सारी रेसेस होती है, 10,000 मीटर, और मैराथन होती है, और आप ही कहते हैं एथलेटिक्स में, मतलब एथलेटिक्स में कितनी सारी रेसेस होती हैं, रिले होती है, 100 मीटर रिले होती है, 400 मीटर रिले होती है, 50 टाइप की रेस होती है। हमारा स्थान कहाँ है उसमें? कहीं भी नहीं। हमारी जो टीम पार्टिसिपेट करती है, चलो अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन मोस्टली हम जैसे 8 टीम है तो हम 8वें नंबर पे आ रहे हैं। तो इसमें क्यों नहीं ध्यान देते हम? रनिंग में आपको बताइए ना, जो फैसिलिटी चाहिए और स्कूल उसे प्रोवाइड कीजिए भाई, जो आपको फैसिलिटी चाहिए। जमैका, जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से खिलाड़ी आ रहे हैं, वो गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं, तो उनको ऐसी क्या फैसिलिटी आप लोग दे रहे हैं कि जो हमें नहीं मिल सकती। और सरकारों से मेरा सवाल है कि भाई आप क्यों नहीं रनर्स तैयार कर सकते? रनिंग में हमारा कोई है ही नहीं, इतने सारे इवेंट होते हैं, क्यों नहीं है जी? करना चाहिए सर, आपको ध्यान देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, जो पेरेंट्स हैं वो आप ध्यान लगा के सुनिए, जो सरकारें हैं वो ध्यान लगा के सुनिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इन खेलों पे कंसंट्रेट आप करो, एक प्लानिंग करो। कोचेज हैं,
कुछ तो इवेंट है, मैं क्या नाम लूँ सर, 80-80 साल के कोच हमने लगा रखे हैं। क्या करेंगे भाई 80 साल के कोच, वो क्या करेंगे, आपको कहाँ से मेडल लेके आएंगे? 80 साल के कोच को एक स्मार्टफोन नहीं चला पाएगा। 80 साल कोच वो अपनी जो पुरानी जो तकनीक होती थी 20-30 साल पुरानी वाली, उसके हिसाब से सोचते हैं कि भाई हम वो कुश्ती में चाहे वो दाव लगाएंगे, चाहे जेवलिन में हम वो करेंगे। अरे सर वो नहीं चलता। हमें चाहिए लेटेस्ट कोचेज जो आजकल की टेक्नोलॉजी को अपने साथ अडेप्ट कर सके, जो आजकल लैपटॉप पे आप हर एक खिलाड़ी का अध्ययन कर सकते हैं कि भाई उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या अच्छाइयां हैं, आप वो निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं उस पे मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मैं ख़त्म नहीं होऊंगा। जैसे आज ये हम ये जो चर्चा कर रहे थे, हमने पूरे ओलंपिक में हर रोज़ हम आए, लाइव आए और हमने बताया कि क्या किस में कमियां थी। आज मैं ये ओलंपिक के लिए अंतिम प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद स्पोर्ट्स अपडेट हम यार बीच बीच में आपको सुनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि हमारे सिस्टम में खामियां क्या हैं। हम यामंद नहीं हो जाएंगे। हम किसी और चैनल की तरह नहीं है कि ओलंपिक आया नहीं कि 10 दिन पहले हमने शुरू कर दिया ओलंपिक का और ओलंपिक आज आखिरी दिन खत्म हुआ तो हमने बंद कर दिया ओलंपिक का। स्पोर्ट्स की हम चर्चा नहीं करेंगे, हम स्पोर्ट्स की चर्चा करते रहेंगे। हम जमीनी स्तर पे स्पोर्ट्स की चर्चा करेंगे कि भाई कि यहाँ कमियां हैं हमारी, हम आपके सामने वो लेके आएंगे। और ये भारत की एक मुहिम है कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। और ये इस बार तो और जो खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया, और आपके कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। और जो और आप किसी चीज़ के बारे में हमें बताना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, होता क्या है जब जो खिलाड़ी जो स्ट्रगल कर रहा था उसे कोई नहीं पूछता, और जब कोई स्टार बन जाता है ना तो दुनिया उसके पीछे भागती है। उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं सबको, ढलते हुए सूरज को कोई नहीं करता। तो ये चीज़ थोड़ी सी मानसिकता हमें करनी पड़ेगी। जो खिलाड़ी हमारे हारे हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार मेडल कहाँ से लेके आएंगे वो। एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास। ये जो नीरज चोपड़ा हमारे भारत के बेटे हैं, जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, ये 2,39,000 फॉलोवर्स थे इनके ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मैं अगर बात करूँ तो, और भी अलग अलग जो चैनल पे, तो शायद इंस्टाग्राम पे है इनके, तो 2,39,000 फॉलोवर्स थे इवेंट से पहले। अब देखिए भाई साहब 1.9 मिलियन हो गए थे कल तक इनके, मतलब कि 2,39,000 से लेके 20 लाख फॉलोअर बन गए मेडल जीतने के बाद। तो 17.5 लाख फॉलोवर्स 2 दिन में आ गए इनके पास। ये होता है कि उगते हुए सूरज को अच्छी बात आप करो, लेकिन अगर जब ये खिलाड़ी पहले था आपको पहले भी करना चाहिए था इसको। मेरा मानना ये है। अब तो आप करोगे सर। और अब जो हारे हैं विनेश फोगाट, उसके जो फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? जो हारी है दीपिका कुमारी, उसको हम लोगों को हम ट्रोल कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। ये चीज़ मानसिकता आपको चेंज करने की जरूरत है। इससे काम नहीं चलेगा ऐसे कि क्रिटिसाइज करने के लिए। फॉलोवर्स आप बनो, सबके बनो, पर ऐसे नहीं कि एक बन गया तो आप सारे बनो। अच्छी बात आप बनो, लेकिन सभी के तो बनो, जो हारे उनके भी तो बनो। मेरी दिक्कत ये है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को ऐसा सपोर्ट मिलता है तो उसको लगता है कि भाई मेरा देश मेरे साथ है, पूरी दुनिया के अगर हमारे साथ है, 138 करोड़ भारतीय है, अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर दे तो वो चीज़ तो होके ही रहेगी, आप ये मानिए। इसलिए सपोर्ट करिए अपने खिलाड़ी को, चाहे जीते या हारे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जीते तो आप तो कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा कि हम 2,39 से हम 20 लाख फॉलोअर बन गए, अच्छी बात है, करो। लेकिन जो हारे हैं सर, उनको भी आप जरूर करो। ये मेरा निवेदन है आपसे, ये मेरा आपका निवेदन है। और एक ये बात मैं आपको रखना चाह रहा था, कोचेस का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो भाई हॉकी टीम के जो कोचेस हैं उनका भी, और जो बाहर के हमने कोचेज रखे थे, नीरज चोपड़ा का जो बाहर का कोच था जर्मनी का, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस भारत टीम को दिया। तो अब जो अंक जो मेडल थे अब हमारे 35 हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कितने मेडल हमें कब कौन से साल में मिले। जो हमें पहला मेडल तो 1928 में मिला था, हालांकि जो पहला मेडल था हमें 1896 में मिला था, लेकिन वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2 सिल्वर लेके आए थे, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो भारतीय नहीं थे। इसलिए 1928 में हमें उसका पहला मेडल मिला, गोल्ड मेडल हॉकी में। 1932 में गोल्ड मेडल, ये बस एक मेडल मिले हमें। 1936 में 1 गोल्ड मेडल हॉकी, 1948 1 गोल्ड मेडल हॉकी, 1952 में 1 गोल्ड मेडल हॉकी, और 1 ब्रॉन्ज मेडल केडी जाधव ने जीता था कुश्ती में। तो 2 मेडल मिले थे 1952 में।
उसके अलावा 1956 एक गोल्ड मेडल हॉकी बस, 1960 एक सिल्वर मेडल हॉकी, 1964 एक गोल्ड मेडल हॉकी, 1968 एक ब्रॉन्ज मेडल हॉकी, 1972 एक ब्रॉन्ज मेडल हॉकी, और उसके बाद 1980 एक गोल्ड मेडल हॉकी। तो हम एक एक मेडल जीतते आ रहे हैं। उसके बाद अभी देखिए 1928 से लेके 1906, फिर 1980 के बाद 1996 तक 16 साल तक हमने कुछ जीता ही नहीं। और 1996 में ब्रॉन्ज मेडल मिला लिएंडर पेस को, जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था लॉन टेनिस में, तो वो 1996 में मिला। एक मेडल 1996 में मिला बस हमें, जो लिएंडर पेस को मिला था लॉन्ग टेनिस में। 2000 में हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, कर्नल मलेश्वरी जीती थी, मेरे को याद है, ऑस्ट्रेलिया में जीती थी ये, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था एक मेडल। तो 2000 तक एक मेडल आ रहे हैं हमारे। 2004 में भी एक सिल्वर मेडल मिला था, हमें ये शूटिंग में एक मेडल हमें मिला था 2004 में। तो 1928 से लेके 2004 तक के एक एक मेडल आए हमारे पास अभी देखिए। और 2008 में 3 मेडल हमारे पास आए, उसमें एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आए। तो इसमें ब्रॉन्ज में सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था, गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 मुझे याद है। और एक मेडल जो रह गया, एक बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह ने शायद एक जो ये मेडल जीता था ब्रॉन्ज मेडल, 2008 की बात मैं बता रहा हूँ, बॉक्सिंग में। तो एक ही मेडल था। तो 2008 में 3 मेडल आए हमारे पास, और 2012 में 6 मेडल आए। ये हमारे लिए अच्छा रहा 2012, इसमें हमारे पास 6 मेडल आए। 2016 में हमारे पास केवल 2 मेडल आए, और फिर 2020 में इस बार हमारे पास 7 मेडल आए। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस बार हमने जो किया है, और इसको हमें आगे लेके जाना है। दुगने तिगने मेडल अगली बार हमें चाहिए पेरिस ओलंपिक्स में। ये एक मेडल टैली मैंने आपको बताई। और नीरज ने जो सपना पूरा करा कि एथलेटिक्स में हमारा जो पहला मेडल आया था और गोल्ड आया है नीरज का, तो मिल्खा सिंह को मैं याद करना चाहूँगा। 1960 के रोम ओलंपिक्स में सिर्फ सेकंड के 100वें हिस्से से ये एक ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। वो मलाल इनका जीवन भर रहा। मिल्खा सिंह जो भारत के बेस्ट जो रनर थे, एथलीट आप कहेंगे, तो वो रोम ओलंपिक में सिर्फ सेकंड के 100वें हिस्से से रह गए थे और अपना ब्रॉन्ज रह गया था। वो चाहते थे मेरे जीवन में कोई मेरे जीते जी कोई मेडल लेके आए, और वो भी 50 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया था मिल्खा सिंह का। उसमें नीरज चोपड़ा आप गोल्ड लेके आए हैं, तो इन्होंने श्रद्धांजलि दी है मिल्खा सिंह को। पीटी उषा लॉस एंजलिस में 1984 में ओलंपिक था, 0.01 सेकेंड। तो मिल्खा सिंह जी तो 0.1 सेकेंड से रहे थे, पीटी उषा 0.01, तो मतलब सेकंड के जो 100वें हिस्से से पीटी उषा रही थी, वो जो एक ब्रॉन्ज मेडल मिस कर गई थी। तो इनको अब मैंने ट्वीट देख रहा था, तो पीटी उषा ने भी कहा है नीरज को कि बेटा आपने बड़ा अच्छा करा और भारत का अपने नाम रोशन करा, यू मेड अस प्राउड माय सन नीरज चोपड़ा। तो ऐसा पीटी उषा ने भी कहा है। तो वो जो सपना था एथलेटिक का, इन्होंने पूरा कर दिया। एक मैं आपको खबर और बताना चाहता हूँ सर, आप सब भूल जाएंगे, ये शायद आपने किसी चैनल पे देखा नहीं होगा, ये एक्सक्लूसिव हम अपने आप को इस भाटी में बता रहे हैं। 24 तारीख से, आपको पता है क्या 24 तारीख से? कईयों को नहीं पता होगा, पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। जो 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक स्टार्ट होंगे, और उनको आप जरूर सपोर्ट करिएगा। जो खिलाड़ी हैं हमारे, उनको आप जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। तो उसमें पैरा ओलंपिक में क्या होता है, जो खिलाड़ी जैसे जो पूरी तरह अगर फिट नहीं है उसमें, तो उसमें जैसे पार्टिसिपेट करते हैं कुछ कोई बॉडी का एक पार्ट या 2 पार्ट जैसे उनका पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी आते हैं उसमें। तो उसमें ये इसकी नज़र किसी पे नहीं है। ये टोक्यो में होने वाला है 24 अगस्त से, इस पे भी नज़रें बनाए रखिएगा। इसमें जो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेके आएगा या जो हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, उनको भी उतना ही आप सपोर्ट करिएगा जितना आपने अभी करा है। मैंने देखा है जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, जो ओलंपिक के बाद होते हैं, उसमें कोई सपोर्ट मिलता ही नहीं इन खिलाड़ियों को। बेचारे ये भी तो भारत के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, और इनको भी मैं चाहता हूँ सेम इनको राशि मिलनी चाहिए। मेरी सरकार से मांग है, इसमें भी खिलाड़ी गोल्ड जीत के आएंगे, इसमें भी सिल्वर जीतेंगे, इसमें ब्रॉन्ज जीतेंगे। वही सम्मान मैं चाहता हूं इन खिलाड़ियों के लिए। ये हमारी भारतीय की टीम की तरफ से मांग है भारत सरकार से, इनको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए, इतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हमारे इन खिलाड़ियों को मिला है।
पैरा ओलंपिक ये खेल शुरू हो रहे हैं 24 अगस्त से, उसका भी हम आपको अपडेट देंगे और आपको बताएंगे हमारे खिलाड़ियों ने कैसा क्या प्रदर्शन किया है उसमें। तो ये एक अपडेट था जो हमने दिया। और एथलेटिक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि भारत को अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जितवाया। हॉकी में हमें अभी ब्रॉन्ज मिला था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसका अपडेट दिया। इस बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि किसने 7 खिलाड़ियों ने कौन से जिन्होंने मेडल जीता। हॉकी में हमने 41 साल का सूखा ख़त्म करा, 1980 में गोल्ड आया था, तो वो हमने वहाँ मेडल जीता और ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला। तो पूरी पुरुष टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हॉकी में महिला टीम भी एक गोल से बस रह गई, नहीं तो एक ब्रॉन्ज मेडल वो भी लेके आती, तो उनको भी बहुत ढेरों शुभकामनाएं। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ब्रॉन्ज जीता कुश्ती में। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और ये सबसे जो बेहतरीन रहा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने। और जो अन्य हमारे खिलाड़ी रहे उसमें चानू ने, जो मीराबाई चानू है हमारे भारत की बेटी, उन्होंने मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में सिल्वर जीता। और पुरुषों की टीम में बताया कि ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता। पीवी संधू ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में, असम की बेटी है, भारत की बेटी है, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता। तो ये हमारे सारे खिलाड़ी थे और बड़ा ही अच्छा लगता है इनका जब सम्मान होता है। और आगे भी हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे और जिसमें हमारे जो खिलाड़ियों का, ताकि हम चाहते हैं कि एक मुहिम है भारत टीवी की कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सुझाव आप रख सकते हैं और आगे भी हम इसके लिए जारी रखेंगे। आपको खिलाड़ियों से बात कराएंगे, आपको सिस्टम से बात कराएंगे, तो सिस्टम से अब दिखाएंगे कि सिस्टम होता क्या है और क्या कहाँ परेशानियाँ होती हैं, सिस्टम में कमियाँ कहाँ हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सिस्टम से बात कराने का मेरा मतलब ये है, आपको हम ये बताएंगे कि भाई कमियाँ कहाँ रह गई और अगला 2024 का जो ओलंपिक है उसके लिए हमारे पास मेडल कहाँ से आएंगे, उसको कैसे हमें तैयारी करनी है। 3 साल रह गए। मैं फिर से सभी खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल 3 साल है हमारे पास, लग जाओ तैयारी में। अब सोने का समय नहीं रहा, अब रात को अब सोने का समय नहीं रहा, अभी से लग जाओ। ये जो आप खिलाड़ियों के चेहरों पे जो इनको सम्मान आप देख रहे हो, पूरी दुनिया इनको जो सम्मान कर रही है, जो सात हमारे मेडल लेके आए, आपको भी मिल सकता है, आपको भी मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। लेकिन सोने का समय नहीं रह गया। पेरिस 3 साल, केवल 3 साल रह गए। आओ, उससे पहले आओ और तैयार हैं, अभी आज से शुरू कर दो। और मेंटली टफ बनना बहुत ज़रूरी है। आप फिजिकली तो आप रहोगे, ट्रेनिंग करते रहोगे, मेंटली आपको टफ होना बहुत ज़रूरी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम भारतीय हैं तो कहीं भी जाएंगे लट गाड़ के आएंगे, आपको चिंता मत करो। तो उसमें आप किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना बेस्ट आप दो, अपना जी जान लगा के खेलो और जो रिजल्ट होगा देखी जाएगी। अपना आप बेस्ट दो। इस बार हमें मेडल का काउंट बढ़ाना है। 2024 पेरिस ओलंपिक्स, लॉस एंजलिस 2028 अमेरिका, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ सब में हमारी टैली बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे अभी हमारी इस बार 7 आए हैं, तो अगली बार जैसे आप 20 से 30 अगर आप मेडल लेके आते हैं, फिर 30 से 40, 40 से 50 ऐसे बढ़ने चाहिए, हमारे कम नहीं होने चाहिए। और सरकार हम आपसे भी कहते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हाथ जोड़ के कहते हैं ध्यान दीजिए हमारे खिलाड़ियों पे। और अगर आप जो स्पोर्ट्स कोटा है, जो उसका बजट, उसका कम ना कीजिए, उसको बजट को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम खोलिए। और ये जो राजनेताओं के नाम पे स्टेडियम है, इनको आप हटाइए, नाम खिलाड़ियों के नाम से रखिए। आप खिलाड़ी जो हमारे लिए, जो नीरज चोपड़ा है, अभिनव बिंद्रा है, धनराज पिल्ले थे, हमारे हॉकी के हमारे जो खिलाड़ी थे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। बहुत सारे खिलाड़ी चले गए, आगे चले गए। और ध्यानचंद है, इनके नाम से स्टेडियम खोलिए ना, राजनेताओं के नाम से स्टेडियम नहीं खोले। अवार्ड है, बड़ा अच्छा कदम लिया मोदी जी ने कि भाई ये जो ध्यानचंद के नाम से जो खेल रतन अवार्ड दिया है, तो बड़ा अच्छा कदम है। तो ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे, सिस्टम को भी और हमारी मानसिकता को भी चेंज होना पड़ेगा। अपने बच्चों को हमें आगे लाना पड़ेगा, तभी मेडल आएंगे। अगर एक बच्चा ओलंपिक पहुंच जाता है या जीत जाता है तो पूरा भारत का नाम रोशन करता है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बहुत ही गर्व महसूस हुआ मुझे इन ओलंपिक्स में। भारत टीवी आपको पूरी कवरेज आपको देता रहा, आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं, हर रोज़ हमने आपको कवरेज दी, जो कमियाँ खामियाँ हमने आपको वो भी बताई और निष्पक्ष होकर हमने आपको सारी बातें आपके सामने रखी। और फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सारे खिलाड़ी हमारे
भारत आ चुके हैं। अभी दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करे थे, अभी आज शाम को 5-6 बजे के अराउंड वहाँ पहुँच चुके हैं। अब 15 अगस्त को मोदी जी ने उनको लाल किले पे भी निमंत्रण दिया है और वहाँ भी वो आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और बड़ा अच्छा लगा। फिर से इन खिलाड़ियों को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने देश का नाम रोशन करा। उनके माता पिता को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे चैंपियन बेटे बेटियां पैदा करे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। और जो मेहनत करी अपने बच्चों के साथ वो कोई नहीं देखता, सब भूल जाते हैं। तो उनकी मेहनत को मैं नमन करता हूँ, जिसकी वजह से ऐसे चैंपियन बच्चे भारत का नाम जिन्होंने रोशन करा। तो भारतीय टीवी की मुहिम हमेशा जारी रहेगी। हम स्पोर्ट्स के लिए हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, सिस्टम में कमियां हम आपको बताएंगे ताकि जैसे सुधार हो, स्कूल लेवल पे सुधार हो और हमारे पास और ज़्यादा मेडल आ सके। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से सभी खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं। भारत का नाम रोशन करने के लिए, भारत का झंडा टोक्यो में और पूरी दुनिया में लहराने के लिए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें और ऐसी ही तैयारी करके देश का नाम रोशन करते रहें। और खिलाड़ी जो बढ़ते हुए खिलाड़ी हैं, जो हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, आप भी सामने आओ। देखो कितना सम्मान आपके लिए आपको मिलेगा अगर आप भारत को ऐसा के लिए नाम करते हो। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत टीवी की टीम की तरफ से मैं संदीप भारतीय और ये ओलंपिक का हमने सभी दिनों का हमने आपको अपडेट दिया और आगे भी हमारी प्रयास रहेगा ताकि भारत को और मेडल मिल सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।